नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज कैनरा बैंक का मैं स्टॉक व्यू लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने अभी एक हाल ही में वीडियो डाला था कि पीएसयू बैंक का इंडेक्स जो है सीएनएक्स पीएसयू बैंक, ये मेरे हिसाब से अगले 1 या 2 साल में डबल हो जाएगा। तो अगर सीएनए पीएसयू बैंक का अगर इंडेक्स डबल होने वाला है तो सीएनए पीएसयू बैंक के इंडेक्स में कौन से स्टॉक्स है जिनका वेटेज ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया, आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि वो इसमें मतलब वो इंडेक्स में स्टेट बैंक जो है वो 26% वेटेज रखता है, बैंक ऑफ बड़ौदा 18% वेटेज रखता है, पंजाब नेशनल बैंक 13% वेटेज लगता है और कैनरा बैंक जो है वो 11 साढ़े 11% वेटेज रखता है। यूनियन बैंक 8%, इंडियन बैंक 8%, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ये 5, 3, 1 मतलब बहुत कम लगते हैं। तो मेन जो 4 बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है और कैनरा बैंक है। अब ये चारों मिलके आप देखेंगे तो ये 46%, 47, 47% ये हो गया और 25% ये, मतलब 70% जो है 70% सीएनएक्स पीएसयू बैंक इंडेक्स की ये 4 बैंक करती है। और अगर आप यूनियन बैंक को इंक्लूड करेंगे तो 80% हो जाता है। तो ये 5 बैंक डिसाइड करती है कि ये इंडेक्स चलेगा कि नहीं। तो अगर सीएनएक्स पीएसयू बैंक का इंडेक्स डबल होने वाला है तो ये 5 बैंक में से ही कौन सी बैंक डबल होने वाली है। तो इसमें से बेस्ट फंडामेंटल जो है वो स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और कैनरा बैंक। ये 3 बैंक जो है वो बेस्ट फंडामेंटल यूज है। उसमें जो भी है वो देखने की जरूरत नहीं है। और टेक्निकली हर एक का अलग अलग प्रेजेंस है। जैसे कि टेक्निकली कैनरा बैंक अलग बताता है, बैंक ऑफ बड़ौदा अलग बताता है, स्टेट बैंक अलग बताता है। स्टेट बैंक जो है हाथी है, बैंक ऑफ बड़ौदा ठीक ठाक है, कैनरा बैंक खरगोश है। तो कैनरा बैंक खरगोश है इसका मतलब ये है कि कैनरा बैंक बहुत फास्ट भागता है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी फास्ट भागता है, लेकिन स्टेट बैंक को फास्ट भाग नहीं सकता है क्योंकि स्टेट बैंक जो है वो बैंक इंडेक्स में भी इंक्लूड है। तो जब भी बैंक इंडेक्स में इंक्लूड स्टेट बैंक होने की वजह से क्या होता है कि जब भी बैंक निफ्टी चलती है या बैंक निफ्टी को गिराना है या चलाना है उस वक्त स्टेट बैंक को यूज किया जाता है। तो बैंक निफ्टी को अगर गिराना है स्टेट बैंक को यूज कर दिया तो यहाँ पे फिर वो इफेक्ट आ जाता है पीएसयू बैंक में। तो स्टेट बैंक का वेटेज दोनों जगह होने की वजह से यहाँ पे स्टेट बैंक में प्रॉब्लम आ जाती है, वो भागता नहीं है। और ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक जो है ये खुले घोड़े हैं, मतलब बेलगाम वाले घोड़े हैं जो अपने मर्जी से वो भाग सकते हैं। तो उसमें से आज मैंने कैनरा बैंक का स्टॉक व्यू लेके आया हूँ जिसका वेटेज 11% है। तो अभी इसमें मैंने मेरे हिसाब से कैनरा बैंक में क्या है, तो मैं मेरे हिसाब से 3 टाइम्स हो जाएगा कैनरा बैंक 2 साल में। ये मेरा व्यू है। इसका मैं आपको एक एनालिसिस बताऊंगा, ये आने वाले वीडियो में मैं आपको पूरी तरह वीडियो एनालिसिस बताऊंगा कि ये कैसे होगा। पैटर्न कैलकुलेशन एक उसमें डब्ल्यू फेल्ड पैटर्न करके है, वो कैलकुलेशन बताऊंगा, टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा, फंडामेंटल एनालिसिस बताऊंगा और उसके साथ टाइम एंगल पे क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो अभी मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूं। ये कैनरा बैंक का चार्ट है और ये वीकली चार्ट है। ये वीकली चार्ट है तो एक बार जो है वीकली का चार्ट। अब जैसे कि फर्स्ट तो हम लोग वीकली टाइम एंगल मैंने ये डाले हुए हैं
वीकली टाइम एंगल में अभी हमको क्या दिख रहा है, ये ऑल टाइम हाई जो है, ऑल टाइम हाई से अगर हमने डाउनवर्ड एंगल डाला तो ऑल टाइम हाई को डाउनवर्ड एंगल डालने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था, और ये ब्रेकआउट आने के बाद वापस यहाँ से नीचे की तरफ हमको ब्रेकआउट मतलब एंगल टूटा और नीचे की तरफ मूवमेंट गई। अब ये जब नीचे की तरफ मूवमेंट जाती है तो इसके बाद जो हाई बना है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अगर हमने एंगल यहाँ पे शिफ्ट किया तो हमको यहाँ पे एक अगेन ब्रेकआउट दिखाई दिया, जो ब्रेकआउट यहाँ से आके वापस एंगल को तोड़ा, तो हमको ये वापस यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट किया, और एग्जैक्ट ब्रेकआउट जो है, एग्जैक्ट ब्रेकआउट हमको करीबन 250 के आसपास मिला। अब 250 से कैनरा बैंक जो है 370 है। मैंने 250 में कैनरा बैंक का पीछे वीडियो बनाया था और 300 के ऊपर का टारगेट दिया था, मैंने 350 का टारगेट दिया था, आप पीछे जाके चेक कर सकते हो। लेकिन उसके बाद कैनरा बैंक ने बहुत रुलाया, इसके लिए मैं कैनरा बैंक को देख नहीं रहा था। अब जाके कैनरा बैंक में बहुत अच्छी मूवमेंट आई हुई है, और आगे मैं उसकी स्पेशलिटी भी बताता हूँ। जबकि पीएसयू इंडेक्स भी सपोर्ट कर रहा है तो कैनरा बैंक भी सपोर्ट करेगा, उसका फंडामेंटल भी इम्प्रूवमेंट है। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमको टाइम एंगल में बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है वीकली टाइम एंगल में, और जब भी वीकली टाइम एंगल में ब्रेकआउट हो जाता है, आप देखेंगे ये हाई जो है 652 है और ये लो है 77। तो आपको कम से कम ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट आपको आराम से मिल जाती है। अगर आप ब्रेकआउट से भी देखेंगे, 250 के ब्रेकआउट से देखेंगे तो भी 800 तक का मूवमेंट दिखेगा, और इसको अगर अपने हाई के ऊपर प्लेस किया तो आपको मूवमेंट दिखेगा 1200 तक। अब हम लोग इसके मिड का टारगेट पकड़ के चलते हैं 1000 रुपया। 1000 रुपया का मतलब ये हो गया कि 370 से 1000 मतलब 3 टाइम्स तो यहाँ से हो गया। तो ये टाइम एंगल का कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ पे अपवर्ड एंगल पे ब्रेकआउट अगर आता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपवर्ड एंगल पे मतलब कोई भी हाई के ऊपर अगर मैं डालता हूँ, मतलब जैसे कि ये ये ट्रेंड सेल का ट्रेंड है, सेल ट्रेंड बाय में कन्वर्ट कभी होने वाला है। तो लास्ट हाई जो है, अभी यहाँ पे लास्ट हाई एक्चुअली यहाँ पे दिख रहा है जो कंफर्टेबल हाई है, ये हाई का अपवर्ड एंगल जब क्रॉस हो जाएगा तो उसमें तेजी आएगी। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ कि अगर ये हाई 750 में आने वाला है, या 750 या 800 में आने वाला है, 800 के बाद अगर वो अपवर्ड एंगल को क्रॉस करेगा तो ऊपर की तरफ तेजी कितनी आएगी। तो मेरा ये मानना है कि ये यहाँ से अपवर्ड एंगल का ब्रेकआउट जो है, ये हाई के बजाय हम लोग ये हाई पकड़ते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे जाते जाते ये लो टूटने के पहले एक छोटा सा लो बना और एक हाई बन के एक जोर से मूवमेंट, हमको सेल की मूवमेंट दिखाई दी। तो ये जो यहाँ पे आपको हाई दिखा है, वहां से हमने ये अपवर्ड एंगल डाला है, और वो एक हाई 420 के आसपास आ रहा है पॉइंट। अगर आप यहाँ से ये प्रीवियस हाई जो है इसका हॉरिजॉन्टल पॉइंट डालते हैं तो ये आपको 428 के आसपास आ रहा है। मतलब ये हाई जब भी क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे एक अपवर्ड एंगल क्रॉस हो जाएगा, और वो अपवर्ड एंगल क्रॉस होने के बाद ये अपवर्ड एंगल जो है, ये क्रॉस होते वक्त हमको गोली जैसी मूवमेंट मिलती है। अगर बंदूक से गोली छुट्टी है तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए। उस हिसाब से अगर ये यहाँ पे मूवमेंट मिलती है तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि एक से 2 साल में आपको कैनरा बैंक बहुत जल्दी, मतलब 2 साल तो बहुत लंबा रह गया, उससे भी जल्दी आपको टारगेट जल्दी अचीव होते हुए दिखेगा। अब यहाँ पे ये आपको जो एक्चुअल ट्रिगर है, एक्चुअल ट्रिगर 432 के आसपास है, मतलब 430 इज द एक्चुअल ट्रिगर। अभी भाव चल रहा है 375। अब मैं आपको बोलूंगा कि 430 में एक्चुअल ट्रिगर है तो अभी क्यों बोल रहे हैं भाई। यहाँ पे कंटिन्यूशन में इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है,
यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हाई और ये लो जो बना है, मतलब 430 और 64, यहाँ से अगर आप रिट्रेसमेंट में आप डालते हो, आपको एक बात पता चलेगा। हाँ, यहाँ से अगर मैं रिट्रेसमेंट में डालता हूँ, ये रिट्रेसमेंट अगर हाई से बीच में मैं रिट्रेसमेंट डालता हूँ, आप देखेंगे कि 50% के ऊपर कैसे ब्रेकआउट दिया हुआ है, बहुत फैंटास्टिक 48 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। फिर जाके यहाँ पे बॉटम से अगर देखते हैं तो 75% और ऊपर से देखते हो तो 25%। वहां पे जाने के बाद वापस एक रेस्ट लिया और यहाँ से ये ब्रेकआउट आया हुआ है। अगर 75% के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो एक ये माना जाता है कि ये टॉप तो पक्का टूटेगा। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे ही आपको ब्रेकआउट के लिए, मतलब ब्रेकआउट जैसे ही हुआ है वैसे मैं आपको ये वीडियो डाल रहा हूँ। जैसे कि अगर PSU इंडेक्स अगर अच्छा breakout दिया हुआ है तो ये तो चलने वाला है, क्योंकि इसके बिना PSU इंडेक्स भी नहीं चलेगा। तब से मैं वेटेज दे रहा था। तो ये एक चीज हो गई। अगर हम ऑल टाइम हाई से देखते हैं, ऑल टाइम हाई से अगर हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये 50% के ऊपर ये आपको मिली है। और 50% का जो लेवल है वो करीबन 360 का है। तो मेरे हिसाब से अभी कैनरा बैंक 350 के अंदर जब तक जाता नहीं तब तक कैनरा बैंक में हमको ये 430 और 506 का टारगेट बहुत जल्दी आते हुए दिखेगा। 506 इसके लिए क्योंकि ये ऑल टाइम हाई का 25% आप पकड़ के चलिए, 500 का टारगेट हमको जब बहुत जल्दी मिलते हुए दिखेगा। ये हो गया। आपको मैंने टाइम एंगल से बात बताई कि ये कैसे होगा। अभी मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक मिनट, अभी ये टाइम एंगल को थोड़ा सा बाजू में टाइम एंगल से एक मिनट और एक चीज है ये मैं बताना चाहता हूँ कि बॉटम से जब भी मैं टाइम एंगल डालता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ही बॉटम टूटा आपको नीचे की तरफ, यहाँ पे जैसे ही बॉटम टूटा नीचे की तरफ मूव, और जब इसने हाई क्रॉस किया तब जाके उसने ट्रेंड चेंज किया। वैसे ही यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे हाई जब ट्रेंड क्रॉस किया ट्रेंड चेंज हुआ। तो आप जब भी बॉटम से डालते हो तो आपको दिखेगा कि एक अच्छी की तरफ मूवमेंट आई है। तो अभी मैं थोड़ा सा टाइम एंगल को बाजू में रखता हूँ और मैं आपको एक पैटर्न जो है वो पैटर्न आपको बताता हूँ। ये CNX PSU इंडेक्स में मैंने ये बताया हुआ है कि डब्ल्यू फेल्ड पैटर्न। डब्ल्यू फेल्ड पैटर्न का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं अगर आपको पॉइंट बता दूं, आप देखेंगे यहाँ पे ये वीकली चार्ट में यहाँ पे एक डब्ल्यू बना है। ये डब्ल्यू यहाँ से शुरुआत हुआ, ये बीच का पॉइंट है, यहाँ पे ये डब्ल्यू बना। ये प्रॉपर डब्ल्यू बनने के बाद ये हाई क्रॉस नहीं कर पाया और वहां से नीचे आने के बाद ये बॉटम को इसने तोड़ दिया। अब ये बॉटम को जैसे ही तोड़ा, ये बॉटम को तोड़ने के बाद यहाँ पे ये मूवमेंट रिवाइव हो गई। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बॉटम पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन डालने के बाद आपको ये दिखेगा। मैंने फर्स्ट जो हाई है, फर्स्ट जो हाई मतलब लो है
वहां से मैंने ये डाला है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना टाइम इसने रुलाया और उसके बाद ये रिवाइव हो गया। रिवाइव होने के बाद यहीं पे आके उसने ये मूवमेंट दे दी। अब जैसे कि मैंने पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी बताया कि पैटर्न विद इन द पैटर्न बनता है, वैसे ही यहाँ पे भी इसने पैटर्न विद इन द पैटर्न बनाया और यहाँ पे भी उसने टारगेट अचीव किया है। अब यहाँ पे टारगेट अचीव किया है, वैसे ही यहाँ पे भी टारगेट अचीव करेगा। ये हाई क्रॉस हो जाएगा। जैसे ही ये हाई क्रॉस हो जाएगा, कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे बताया है, देखो 435 का अपर रेंज है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, 430 का एक अपर रेंज है, 35 है एक्चुअली। के बाद 145 नीचे का पॉइंट है। पर आप यहाँ ये लो से देखते हो तो 45 का नीचे का पॉइंट है, इज इक्वल टू, ये माइनस करेंगे आप तो 290 आता है। मैं थोड़ा सा अंदाज से गया हूँ, एकदम प्रॉपर नहीं गया हूँ। तो 580 यहाँ पे आ जाता है, 290 आ जाता है। अभी मैं जैसे कि मैं ये बताता हूँ कि डब्ल्यू पैटर्न जब फेल्ड होता है और अगर वो हाई क्रॉस करता है तो इसमें 2x पावर आता है। 2x पावर का मतलब ये है कि ये जितना मूवमेंट हुआ है यहाँ पे, उतना ही मूवमेंट से डबल मूवमेंट ऊपर की तरफ आएगा। मतलब ये एक पॉइंट हो गया इधर, ये 1x हो गया, और 2x अगर आप देखेंगे तो ये 2x हो गया। आप 2x का जो कैलकुलेशन है यहाँ पे 1019, मतलब वो अप्रोक्सीमेटली डाल रहा हूँ, इसके लिए 1019 आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2x का मतलब ये जो डिफरेंस है इसका 290 इंटू 580 आ जाता है। 580 प्लस हाई से अगर 435 को हम ऐड करते हैं तो 1015 का टारगेट आता है। तो टारगेट 1015 का आ जाता है। इसको डब्ल्यू फेल्ड पैटर्न का टारगेट बोलता हूँ। और जैसे ये डब्ल्यू पैटर्न का हाई क्रॉस करेगा, आपको वन वे मूवमेंट आते हुए दिखेगी, और वो वन वे मूवमेंट आपको 1 साल या 1.25 साल में ही आपको टारगेट अचीव करते हुए दिखेगी। अभी नेक्स्ट टारगेट जो है उसका 435 कभी क्रॉस होता है वो हमको देखना है, और मैं बहुत जल्दी क्रॉस होते हुए, क्योंकि बैंक में अच्छा मूवमेंट आया हुआ है। ये चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डब्ल्यू फेल्ड पैटर्न में इसका कैलकुलेशन आप समझ के लीजिए। ये कैलकुलेशन इतना अच्छा काम करता है, ये डब्ल्यू फेल्ड पैटर्न इतना अच्छा वर्क करता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न बना, और डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद ये लो टूटा, और लो टूटने के बाद जब हाई क्रॉस हुआ तो ये वन वे मूवमेंट आ गई। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो मैं आपको एक रफली कैलकुलेशन बता देता हूँ यहाँ पे कैसे हुआ। एक मिनट। ये जो हाई है 304 का है, और लो जो है 120 का है। तो आप 304 और 120, 300 पकड़िए माइनस 120, 180 पॉइंट आ जाता है। अभी 180 जो है इसको डबल करना है, 180 इंटू 2 360, प्लस आपको यहाँ पे 300 ऐड करना है। तो 660 का जो है यहाँ से टारगेट आता है। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो आप देखेंगे ये पॉइंट से अगर हम ऊपर 360 पॉइंट मतलब 660 का टारगेट देखते हैं, ये कितना आता है, ये हाई मारा हुआ है 654। तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो जाता है, वहां तक वो बहुत फास्ट मूवमेंट देता है। ये भी पास्ट में हुआ है तो ये भी हो जाएगा। यहाँ से जब भी 435 के ऊपर निकलेगा, कैनरा बैंक बहुत फास्ट आपको टारगेट की तरफ आते हुए देखेगी। तो ये चीज डब्ल्यू पैटर्न के बारे में हो गई। मैंने टेक्निकली जो कैनरा बैंक का है जितना भी एक्सप्लेन करना है वो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी इसमें स्टॉप लॉस क्या रखना है, तो मैं ये बोलूँगा ये इन्वेस्टमेंट कॉल है। आपको आपके हिसाब से रिस्क लेना है, आपके हिसाब से क्वांटिटी लेना है। आपको आपके एडवाइज़र से बात करके, एडवाइज़र को पूछ के, या तो आप खुद एनालिसिस करके इसमें डिसीजन लेना है, और उसके बाद ही आपको इसमें पोजीशन बनानी है या नहीं बनानी है, ये डिसाइड करके आपको काम करना है। तो अभी मैं आपको इसके साथ साथ देखो,
जब सब चीजें एक साथ बनेगी तब जाके ये चलने वाला है। तो इस अगर सिर्फ चार्ट कैसे चलेगा, अगर उसको फंडामेंटल उस बैकअप रहेगा तो ही चार्ट चलेगा। तो फंडामेंटल एक बार हम लोग देख लेते हैं। फंडामेंटल में कैनरा बैंक का अगर हम लोग फंडामेंटल देखते हैं, पहली बात तो ये है कि अगर पीयर कंपैरिजन सॉरी फंडामेंटल में हम लोग देखते हैं, तो फंडामेंटल में मार्केट कैप उसका अच्छा है, 67 लाख 67,500 करोड़ का है। बुक वैल्यू जो है वो 430 की है और अभी करंट वैल्यू है 472। अभी देखते हैं कि हमारा ब्रेकआउट भी 430 के आसपास आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो ब्रेकआउट और बुक वैल्यू एक साथ आ रही है तो वो ब्रेकआउट हमको बहुत अच्छा मिलने वाला है। ये मैं आपको बताता हूँ कि वो एक कंफर्मेशन है। अभी जो करंट प्राइस हमको वैल्यू के अंदर है, इसके साथ साथ आप देखेंगे वो डिविडेंड भी 3% देता है, 3.22। आरओई उसका बहुत बढ़िया है 15%, क्योंकि सारी बैंकें 15% के आसपास आरओई देती है। आरओसी जो है 5% है, तो सारी बैंकें वहां पे ही आरओसी उतनी है। इंडस्ट्री पी जो है वो 14 का है, तो और स्टॉक पीई है वो 5 का है। अगर ये पी कैनरा बैंक का पी कम है तो इसका मतलब ये है कि कैनरा बैंक का करंट जो वैल्यूएशन है, मतलब करंट जितना प्रॉफिट कमा रही है वो बहुत अच्छा कमा रही है। और ये अगर आपने कैनरा बैंक को एक्वायर कर लिया तो आपका जितना भी पैसा है वो 5 साल में 5.27 मतलब 5.5 साल में 5.25 साल में आपका पैसा रिटर्न आ जाएगा। इतना वो अभी करंट मुनाफा कमा रही है। ये आपको मैं एक बार वापिस समझा देता हूँ कि मार्केट कैप अगर उसका 67,540 है और करंट उसका नेट प्रॉफिट अगर हम देखते हैं, करंट ईयर का नेट प्रॉफिट उसका देखते हैं 11,345। तो 11,345 आपको एक बार वापस कैलकुलेशन करता हूँ। 11 मार्केट कैप जो है 67,540 डिवाइडेड बाय 11,345 आपको दिखेगा 5.95। लेकिन अगर उन्होंने ये करंट इसका पकड़ा हुआ है तो 12,906 पकड़ना पड़ेगा। तो आप देखेंगे 67,540 डिवाइडेड बाय 12,906 करेंगे तो आपको 5.23 मतलब 5.27 बराबर दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि करंट एक साल का जितना मुनाफा कमा रही है बैंक, वो 5 साल में पूरा मार्केट कैप आपका रिकवर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप ओनर है और आपको ये बैंक खरीदी करनी है तो 5 साल में आपका पैसा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप प्रॉफिट कमाओगे। मतलब इसका मतलब ये है कि कैनरा बैंक बहुत अच्छा मुनाफा कर रही है। तो ये एक चीज हमारी एडवांटेज में जाती है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत बढ़िया है, ईपीएस बढ़िया है, रिजर्व्स बढ़िया है और उसका प्रॉफिट परसेंटेज रिटर्न ओवर 3 इयर्स बहुत अच्छा है। अभी कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो स्टॉक इज ट्रेडिंग बुक वैल्यू के अंदर है, प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड है और प्रॉफिट ग्रोथ जो है 37% CAGR लास्ट 5 साल 5 साल में मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बैंक परफॉर्म कर रही है। इसके साथ साथ कॉन्स भी है, लेकिन कॉन्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। लायबिलिटीज बैंक के पास रहती है, लो रिटर्न तो वो सबके साथ ही है। अगर हम लोग बैंक को सबके साथ कंपेयर करेंगे तो हमको ये पता चलेगा मेन बैंक तो स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और कैनरा बैंक है। अगर आप देखेंगे स्टेट बैंक का पी भी 8 है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 6 और लोएस्ट पी जो है वो कैनरा बैंक का है। तो यहाँ पे हमको स्कोप की बहुत गुंजाइश है कि वैल्यूएशन यहाँ से बहुत अच्छा बढ़ सकता है। अगर यहाँ से 8 का पी हो गया तो भी ये कैनरा बैंक का भाव 600 का भाव हो जाएगा और 10 का पी में तो आपका भाव जो है डबल टिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पी बहुत कम है, इसके साथ साथ इसका आरओसी है वो सब बैंक के साथ है, आरओई है वो कैनरा बैंक का
साथ साथ स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के उतना ही है। उसके बाद आप देखते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग 62% है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक में से कंपैरिजन में अच्छी है। इंडस्ट्री पी 14 है, मतलब अगर 5 से अगर ये ग्रोथ कर सकती है तो 14 तक गई तो ये भाव तो 1000 से भी बहुत ऊपर जाएगा, वो छोड़िए। सेल्स ग्रोथ जो है 28% दे रही है, जबकि स्टेट बैंक 26% दे रही है और बैंक ऑफ बड़ौदा 35% दे रही है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है ये स्टेट बैंक जितनी दे रही है बैंक ऑफ बड़ौदा उससे ज़्यादा दे रही है। और अगर हम 3 साल का अगर सेल्स देखते हैं तो कैनरा बैंक ये दोनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक से। और 3 साल का रिटर्न देखते हैं तो वो भी एवरेज है बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक के। तो हम लोग ये जो मेन बैंक है उनके साथ कैनरा बैंक को कंपेयर करेंगे तो कैनरा बैंक कहीं पे भी कम नहीं है। कैनरा बैंक यहाँ से बहुत अच्छा बढ़ सकता है, एज गुड एज बैंक ऑफ बड़ौदा भी बढ़ेगा। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का भी शायद वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में थोड़े से एक टेक्निकली उतना कंफर्टेबल नहीं हुई, इसके लिए मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के पहले इसका बनाने का सोचा, कैनरा बैंक का। अगर हम एनपीए देखते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखते हैं, तो आप देखेंगे ग्रॉस एनपीए उसका जून 2020 में 8.87% था। वहां से ये रिड्यूस होके 5.16% हो गया है लेटेस्ट क्वार्टर में। और यहाँ पे नेट एनपीए अगर 4% था तो वो अभी 1.5% बचा है, मतलब लोएस्ट एनपीए है। और रेवेन्यू जो है ये कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, 18,000 से 25,000 करोड़ बना हुआ है और ये कंटिन्यूस एवरी क्वार्टर में बढ़ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कैनरा बैंक में। अगर आप ईयरली रेवेन्यू देखेंगे तो ईयरली रेवेन्यू जो है 34,000, 41,000, 40,000, 40,000, 70,000, 70,000, 85,000 और 92,000। तो ईयरली रेवेन्यू बढ़ रहा है। बाकी सब तरफ से आप देखते हैं तो वो नेट प्रॉफिट जो है, आपको मैं एक अच्छी बात बताने वाला हूँ कि लास्ट देखिए ये एवरी ईयर देखेंगे तो बीच में ये 2016 में माइनस थी, 2018 में माइनस थी, 2020 में माइनस गई, लेकिन 2020 के बाद ये पॉजिटिव में आई। तो इसको छोड़ दीजिए, एक साल छोड़ दीजिए, उसके बाद ये 3 का 6 हो गया, मतलब ये 100% ग्रोथ हो गई यहाँ पे। और 6 का ऑलमोस्ट 12 है, मतलब यहाँ पे 100%। तो ऐसी बैंक हमको जो एवरी ईयर यहाँ पे 100% ग्रोथ दे रही है इन नेट प्रॉफिट। और आगे अगर अगले साल का हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट जो है फर्स्ट क्वार्टर जो है वो 12,000 करोड़ है। तो मतलब यहाँ पे जितना 11,000 करोड़ दिया हुआ है उससे ज़्यादा ही देने की तैयारी है। तो ये बैंक स्टेबल बैंक बनेगी। और 3 साल में जो उसने एक बेस बना के रखा है, ये बेस का अभी जैसे कि हम लोग रॉकेट को उड़ाने की कोशिश करते हैं तो बेस बनना चाहिए, तो यहाँ से इसका रॉकेट उड़ेगा। और वो जो रॉकेट उड़ेगा वो आपको बहुत फास्ट जाके ऑर्बिट में जाके सेटल होने वाला है। और वो ऑर्बिट जो है 1000 के ऊपर का लेवल का ऑर्बिट है। इतना ही मैं बोलूँगा। अगर हम कंपैरिजन में देखते हैं तो सेल्स ग्रोथ जो है 3 साल का 20% बढ़ा हुआ है CAGR के हिसाब से, और लास्ट ईयर का 29% है। और लास्ट 10 साल में 10% तो दिया ही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो 3 साल में 100% मैंने जैसे बताया है यहाँ पे 98% हो जाता है। और TTM लास्ट ईयर में 63% दिया। स्टॉक का CAGR जो है वो 52% ग्रोथ दिया हुआ है। तो ये ठीक है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत बढ़िया है, 15%। तो बैलेंस शीट वाइज भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग जो है 63% है। FIS के पास 9% है। FIS की होल्डिंग जो है वो सितंबर 20 से 2.29 से राइज होगी 8.91 तक, मतलब हाईएस्ट FI होल्डिंग अभी है। DIS की हाईएस्ट होल्डिंग है, ऑलमोस्ट हाईएस्ट है, हाईएस्ट नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट हाईएस्ट है। तो आप देखेंगे टोटल मिलके ये तो सिर्फ पब्लिक के पास 12% है और बाकी सब प्रमोटर FIS और DIS के पास है।
तो ऑल इन ऑल मेरा एक ही कहना है कि ये कैनरा बैंक का जो टारगेट है ये इजीली अचीव हो सकता है। मैंने आपको टेक्निकली बताया, मैंने टाइम एंगल के ऊपर बताया, मैंने पैटर्न के ऊपर कैसे आएगा वो भी बताया, और उसके साथ साथ फंडामेंटली आपको बताया कि ये ऐसे होने वाला है। ये जितना भी एनालिसिस किया है आप आपकी तरफ से ये एनालिसिस करना है, और ये एनालिसिस के हिसाब से आपको खुद सोच के खुद डिसीजन लेके इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं, ये आपको आपके एडवाइजर को पूछने के बाद आपको सोचना है। तो मैं सिर्फ आपको मेरा जो समझ है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने आपको बताई हुई है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।